Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th February 2023. शुरू करेंगे आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने एक बार यहाँ का न्यूज़ एनालिसिस देख लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद आप अपना टाइम वेस्ट ना करें करंट अफेयर्स में. दिस इज़ मोर देन इनफ. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है. पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू काला आजार डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इट इज डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ द जीनस लीशमानिया. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द लाइफ साइकिल ऑफ लीशमानिया इज कंप्लीटेड इन 2 होस्ट्स, ह्यूमन एंड सैंड फ्लाइज. ठीक है ना. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आप लोग अटेम्प्ट करना चाहें तो लेट मी टेल यू द आंसर नाउ. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ. ये डिसीज कॉज होती है प्रोटोजोन पैरासाइट जो कि जीनस लिशमानिया का होता है, बिल्कुल सही है. एंड द लाइफ साइकिल ऑफ लिशमानिया इज कंप्लीटेड इन 2 होस्ट्स, एक तो ह्यूमंस एंड दूसरा सैंड फ्लाइज. ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है ना. दूसरा जो सवाल है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अगेन स्टेटमेंट 1 कह रहा है, सेस आर रिजॉर्टेड टू ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्पस एंड इट इज डिसकंटिन्यूड व्हेन द पर्पस फॉर लेवाइंग इट इज फुलफिल्ड. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सेस इज लेवीड ओनली ऑन डायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑल द सेसेस आर यूटिलाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वन ओनली. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है सेस, जैसे कि कृषि कल्याण सेस हो गया या एजुकेशन सेस हो गया, लेकिन जैसे ही पर्पस पूरा होता है तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है. दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये सेस जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में ही आप लगा सकते हैं, लेवी किया जा सकता है. तो ओनली लेवीड ऑन डायरेक्ट टैक्सेस गलत हो जाएगा. एंड इसका यूटिलाइजेशन, हाँ, ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट के साथ. ये बात बिल्कुल सही है. तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर. बॉम्ब साइक्लोन्स न्यूज़ में थे. आपको बताना है कि ये ट्रिगर कब होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिगरिंग रीजंस फॉर दिस. पहला है, सी सरफेस टेम्परेचर राइजेस. सेकंड है, विंड स्पीड इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. थर्ड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप्स रैपिडली. या डी है, टेक्टोनिक मूवमेंट अकर्स. तो बॉम्ब साइक्लोन्स का मेन जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है वो कौन सा होता है. देखो, ये सारी ही कंडीशन एक्चुअली में साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, कि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, विंड स्पीड होनी चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए, टेक्टोनिक मूवमेंट, ये सब चीज़ें हैं. लेकिन जो एग्जैक्ट रीज़न है ट्रिगरिंग का फॉर द बॉम्ब साइक्लोन्स वो है सी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बहुत ज़्यादा रैपिडली ड्रॉप कर जाए तो आपके बॉम्ब साइक्लोन्स आते हैं. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं. यहाँ पे देखते हैं न्यूज़ आइटम्स में. पहली जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट वो मैंने ले आया है आपके लिए. वाइट शील्ड पॉलिसी. वाइट शील्ड जो है एक पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है. वाइट शील्ड एक पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है और इसी वाइट शील्ड कंपनी ने एक इंडेक्स रिलीज़ किया है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स. याद रखिएगा, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स. अगर आपसे कोई पूछे कौन निकालता है तो वाइट शील्ड जो कि एक पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है उसने निकाला है. ठीक है ना. और ये अभी रिसेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान निकाला. और दिस इंडेक्स बेसिकली मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू विथस्टैंड द एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशंस एंड द एबिलिटी टू फाइट बैक. ठीक है ना. तो ये बेसिकली इंडेक्स क्या देखता है कि कैपेसिटी कितनी है इकोनॉमी में कि वो एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशंस को विथस्टैंड कर सके एंड फाइट बैक कर सके. द इंडेक्स इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. पहली बार अपने तरह का एक इंडेक्स है ये. 136 कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई है इसमें. ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स है. ठीक है ना. और अब बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हुई थी बेसिकली जिसके कारण रेजिलियंस देखना पड़ा, जैसे कोविड हुआ है ना. फिर इकोनॉमी इतनी ज़्यादा पैंडमिक फैला, इतनी ज़्यादा इकोनॉमी में ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा हुए, तो इन सबको कितना रेजिलियंस दिखा पाई इकोनॉमी, उसके बेसिस पे था. डेनमार्क जो था दैट वाज रैंक्ड फर्स्ट इन द इंडेक्स, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन. एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में यही सब कंट्रीज थी. फर्स्ट में डेनमार्क था, सेकंड में स्विट्जरलैंड, थर्ड जर्मनी, फोर्थ नीदरलैंड, ऐसा. इंडिया की रैंक 65th थी. 65th रैंक वाज फॉर इंडिया. एंड सारी जो साउथ एशिया कंट्रीज़ हैं दे वर रैंक्ड बिलो 80. पाकिस्तान 97 थी. रेजिलियंस जो है उसके बारे में, मतलब एशियन रेजिलियंस थोड़ा सा अच्छा नहीं था, इसका मतलब है. एंड मोर देन 1/3 ऑफ द कंट्रीज आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन लेबर रेजिलियंस, स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद ऐसा रिपोर्ट में बताया गया कि रेजिलियंस में दिक्कत आ रही है.
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की अगर हम बात करें तो ये दुबई में होता है, यूएई में हर साल होता है, यूएई दुबई में होता है। और वर्ल्ड यहाँ के जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, दे डिस्कस बेसिकली पॉलिसीज़ एंड गवर्नमेंटल प्रोसेसेस, है ना, पॉलिसीज़ एंड प्रोसेस डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 2023 समिट क्या है, बेसिकली तो एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस, एक्सप्लोर द बेस्ट गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कशंस, डिबेट्स, इंटरैक्टिव सेशंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। तो बिल्कुल नए वह मुद्दे जो है इस बार आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है जो कि दुबई में हो रहा है उसमें किया जाएगा। थीम जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की वह शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और फर्स्ट जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था वो 2013 में हुआ था, है ना, याद रखिएगा। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, 2013 में पहला हुआ था। इंडिया की अगर हम बात करें तो इस बार इंडिया जो है, इंडिया स्टैक के जो पार्टनर्स है वो डिक्लेयर करने वाला है इन द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इंडिया स्टैक के पार्टनर्स। तो इंडिया स्टैक सबसे पहले है क्या? इंडिया स्टैक बेसिकली एक कलेक्शन है एपीआईज का। अब जैसे आप सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हुई हैं जो फॉरेन में भी नहीं है। मतलब मैं कल पढ़ रहा था कि यूएस में भी, जैसे कल आपने एक सुना होगा, एस जयशंकर जी का आया था कि उन्होंने अपना मतलब मोबाइल खोला, उसमें कोविन पोर्टल में जाकर के अपना मतलब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट निकाला, वहीं उनके बेटे ने प्रिंट आउट निकाला हुआ था, हार्ड कॉपी में रखे हुए थे। तो ये इंडिया जो है सॉफ्टवेयर के फील्ड में काफ़ी डेवलप्ड है। तो जैसे हमारे यहाँ यूपीआई पेमेंट है, वहाँ पे यूपीआई पेमेंट इतना नहीं, वहाँ पे हर ट्रांजैक्शन का मतलब इस तरीके से पैसा अगर ट्रांसफ़र करना हो तो $30 एक्स्ट्रा लगता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यूपीआई एक हमारे यहाँ क्रिएटिविटी है, कोविन पोर्टल हमारे यहाँ एक क्रिएटिविटी है। तो ये एपीआईज जो है इनको शेयर करने के लिए, एक स्टैक बनाने के लिए, इंडिया स्टैक बोलते हैं उसको, इसमें 7 कंट्रीज जहाँ तक मेंबर बनेंगी। इनका अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया है, दे विल बी अनाउंस्ड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है ओईसीडी की रिपोर्ट के रिगार्डिंग। ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने रिसेंटली रिलीज किया सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। याद रखिएगा रिपोर्ट का नाम क्या है, सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। इंडिया की रैंक 47 है। लास्ट ईयर इंडिया 46 था, लास्ट ईयर 46 था, इस साल 47th रैंक पर है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया रिमेन्स अमंग द बॉटम 5 कंट्रीज इन द रैंकिंग, है ना, क्योंकि बॉटम 5 में है ये। और रशिया 48th पोजीशन में है ड्यू टू इट्स वॉर विद यूक्रेन। सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स याद रखेगा। एंड 50 कंट्रीज़ इसमें टोटल रैंकिंग में निकाली जाती हैं। STRI कवर्ड 50 कंट्रीज़। जापान रैंक्ड फर्स्ट, टॉप मोस्ट जो था वो जापान था, फॉलोड बाय यूके, थर्ड नीदरलैंड, देन चेक एंड देन चिली, है ना, ये सब कंट्रीज़ थी। बॉटम मोस्ट कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया 50th स्पॉट पे थे, 50वें रैंक पे इंडोनेशिया था। थाईलैंड 49 पे था, रशिया 48 पे था और इंडिया 47 पे था। सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स ओईसीडी याद रखेगा। अब एक और चीज़ बता दूं, इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया है सोल्यूशन फॉर फाइटर पायलट्स टू डील विद बैड वेदर। तो इंडियन एयरफोर्स ने सोल्यूशन निकाला है बैड वेदर में फाइटर पायलट्स जेट का कम्युनिकेशन स्टॉप ना हो उस कारण से। तो ये जो इनोवेशन सोल्यूशन है ये एक नई डाटा लिंक कम्युनिकेशन सेटअप करेगा जिसका नाम है वायु लिंक, एंड इट विल प्रोवाइड अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन इवन ड्यूरिंग बैड वेदर। इसके अलावा ये जो कम्युनिकेशन है ये जैमर प्रूफ भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वायु लिंक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इंडियंस गो वेस्ट टेक अप रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे है कि बहुत सारे इंडियंस जो है दे आर मूविंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज एंड दे आर रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो यहाँ पे 2022 की अगर हम बात करें तो 2.25 लाख इंडियंस दे रिनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप एंड इट इज़ द हाईएस्ट इन द पास्ट डिकेड। अगर हम बात करें तो कई लोग यूएस, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, ग्रीस ऐसी कंट्रीज़ में जा रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन। एक रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू हेनले ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट, याद रखिएगा हेनले ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट, हेनले की रिपोर्ट आती है ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट। और उसमें बताया गया कि इंडिया में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लगभग 3.47 लाख हैं और उनमें से 1.49 लाख जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं देवर फाउंड इन 9 सिटीज़, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम एंड अहमदाबाद, ठीक है ना। एंड इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो कौन होते हैं, दे आर द इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग द वेल्थ ऑफ मोर देन $1 मिलियन। $1 मिलियन से ज़्यादा की जो वेल्थ जिनके पास है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि 8.2 करोड़ से ज़्यादा जिनके पास है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है। तो ये भी याद रखेगा, दीज आर द थिंग्स विच आर
इंपॉर्टेंट. क्लैशेस ब्रेक आउट ओवर दलित्स ऑफरिंग प्रेयर्स एट एमपी शिवा टेम्पल. तो यहाँ पे एमपी में शिव टेम्पल जो खरगोन के पास है, वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ के बीच में क्लैशेस इरप्ट हो गए ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, है ना. तो ये मेंबर्स थे कहाँ के, बलई कम्युनिटी के, हु आर दलित्स. एलिज्ड दैट द आर्ग्यूमेंट स्टार्टेड व्हेन अ फ्यू वुमेन फ्रॉम द कम्युनिटी वेर स्टॉप्ड फ्रॉम ऑफरिंग प्रेयर्स बाय ग्रुप ऑफ पीपल कंप्राइजिंग मेंबर्स ऑफ मराठा एंड गुर्जर कम्युनिटीज. तो ये दिस इज अनफॉर्चुनेट इफ दिस हैज हैपेंड. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, है ना. टेम्पल में सबकी एंट्री होनी चाहिए, किसी को मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए. एंड यहाँ पे बलई कम्युनिटी, रिमेंबर द नेम, एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा. आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ जाते हैं. यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि हम डिस्कस करें, तो यू कैन मूव अहेड विद मी एज वेल. यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल. आगे मूव करते तो यहाँ पे एक न्यूज़ है, उड़ीसा फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग बिहेवियरल एंड सोशल चेंजेस टू एंड द चाइल्ड मैरिज. तो यहाँ चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करने के लिए उड़ीसा ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया. उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, असम में भी आप सबको पता है कि बहुत सारे मास अरेस्ट देखे गए चाइल्ड मैरिज को लेकर के, जिससे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ एंड काफ़ी समझ में आया कि ये काफ़ी अर्जेंट और एक्सट्रीम इशू है. उड़ीसा ने एक लॉन्ग टर्म व्यू रखा है इन ऑर्डर टू हैव अ बिहेवियरल एंड सोशल चेंज इन द पास्ट 4-5 years to stop this menace of child marriage. और यहाँ पे उन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया है, अद्विका. याद रखिएगा, द नेम इज़ अद्विका. अद्विका मीन्स एवरी गर्ल इज़ यूनिक. अद्विका, ADVIKA, अद्विका, द एवरी गर्ल इज़ यूनिक प्लेटफॉर्म. ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है. एंड द स्कीम बेसिकली टारगेट्स गर्ल्स फ्रॉम 10 to 19 ईयर्स. 10 से 19 साल की लड़कियों को इसमें मतलब देखा जाता है. और कोशिश की जाती है कि विलेजेस जो है वहाँ पे चाइल्ड मैरिज ना हो और विलेजेस को डिक्लेयर किया जा सके चाइल्ड मैरिज फ्री. मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को भी, PVTGs को भी, एंड इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली उनके अपने अपने तरीके हैं टू टैकल दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना. आजीविका में बेसिकली 10 से 19 साल की लड़कियों को इसलिए देखा जाता है कि उन किसी भी तरीके से उनकी शादी ना हो. दूसरा, उनको एजुकेशन, अगर वो ड्रॉप आउट्स हैं तो उनको एजुकेशन की तरफ दोबारा से भेजा जाए, ठीक है ना. तो उड़ीसा में अगर आप डेटा देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ओवरऑल एक डिक्रीज देखने को मिला है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से लेकर के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में आते आते तक पहले 21.3% थी चाइल्ड मैरिज, अब केवल वो 20%, 20.5% बची है. तो लगभग 1% का सुधार आपको देखने को मिला होगा लगभग. और इसके अलावा लेकिन अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे नवरंगपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के सदर्न पार्ट में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये फैला हुआ है मेनेस ऑफ चाइल्ड मैरिज. तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं. यहाँ पे तेलंगानाज तेजा चिल्ली इज़ अ हॉट प्रॉपर्टी इन मैनी नेशंस. तो यहाँ पे तेलंगाना की एक बहुत पॉपुलर चिली है ना, चिली वेराइटी जिसका नाम है तेजा चिल्ली. इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस रेड चिलीज, फेमस फॉर क्यूलिनरी, यानी खाना बनाने के लिए होता है, मेडिसिनल ऑल्सो, एंड अदर वाइड रेंजिंग यूसेज, जैसे कि जो आपका पेपर स्प्रे होता है वो भी इसी से बनता है, तेलंगाना की, है ना. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. और खम्मम जो एरिया है ये तेलंगाना का एक स्पाइस यार्ड है, कहना चाहिए, बहुत बड़ा मार्केट है स्पाइस का. एंड इट इज़ दिस तेजा चिली इज़ नोन फॉर इट्स स्पाइसिंग culinary purpose, as well as it is a main ingredient of making the pepper spray as well, है ना. तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिली इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज लाइक चाइना, बांग्लादेश एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में चेन्नई पोर्ट का यूज़ होता है, वहाँ से चले आते हैं, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. फाइटिंग सीस्मिक थ्रेट्स इन कश्मीर इन मुगल स्टाइल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, इसको लिख लेना आप लोग. देखो कश्मीर, आप सबको अभी टर्की में जो अर्थक्वेक आया उसमें देखा होगा आपने, काफ़ी डिस्टर्बिंग इमेजेस उसकी आई है ना, सीरिया एंड टर्की की. अब यहाँ पे श्रीनगर भी आप सबको पता है कि इट इज़, अगर आप नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी की जोनेशन देखें तो कश्मीर इज़ बेसिकली जोन 5, है ना, जोन 5 में आता है. अब जोन 5 में आता है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाए, तो यहाँ पे एक बहुत ही पुराना मुग़ल स्टाइल का आर्किटेक्चरल स्टाइल दिया हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के दौरान, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान उसका यूज़ करें तो आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कर सकते हो. तो ये उरूसी, राइट डाउन दिस नेम उरूसी. उरूसी इज़ द नेम बेसिकली ऑफ अ मुगल एरा होम आर्किटेक्चरल एलिमेंट. उरूसी क्या था, ये होम आर्किटेक्चर का एक एलिमेंट है उरूसी. और यहाँ पे क्या होता है, द वुडन शटर्स आर यूज्ड एज अ पार्टीशन वॉल विद इन होम्स इंस्टेड ऑफ कॉन्क्रीट वॉल्स. तो कॉन्क्रीट वॉल्स की जगह जो अंदर में वॉल्स का पार्टीशन होता है ना, उसमें वुडन शटर्स का यूज़ किया जाता है. तो वो मेथड कहलाता है उरूसी. दैट मेथड इज़ नोन एज उरूसी. एंड
This urusi is a basic way of construction, and shutters can be rolled up to make one room or rolled down from hanging roofs to make a partition. ये उरूसी को आप जैसे ऐसे, अगर ऐसे आपका एक रूम है, ये 2 रूम है, ये बीच में जो वॉल है उरूसी है, इसको या तो ऊपर करके आप एक रूम बना सकते हो पूरा, या डाउन करके पार्टीशन करके 2 रूम बना सकते हो। तो ये था इसमें। एंड उरूसी इज़ बिलीव्ड टू बी अ पर्शियन टर्म मीनिंग हिडन ब्राइड। उरूसी का मतलब होता है पर्शियन में हिडन ब्राइड, तो याद रखिएगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड श्रीनगर में जैसे कुछ जगह है, जलाली हाउस करके एक जगह है जो कि लैंडमार्क है इन दिस आर्किटेक्चरल एलिमेंट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग उरूसी एज वेल। चंद्रयान 3 ने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, अब नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर द लॉन्च। और चंद्रयान 3 का कौन सा टेस्ट है, वो टेस्ट का नाम है EMI-EMC, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट। ये अभी रिसेंटली UR राव सैटेलाइट सेंटर में किया गया टेस्ट। अब ये EMI-EMC टेस्ट होता क्यों है? दिस इज़ टू इंश्योर द फंक्शनैलिटी ऑफ द सैटेलाइट सब सिस्टम्स इन द स्पेस इन्वायरमेंट। स्पेस इन्वायरमेंट में जो उसका एयरक्राफ्ट है, उसके सब सिस्टम्स कैसे काम करेंगे, उसको टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है बेसिकली, ठीक है ना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। एंड चंद्रयान 3 बेसिकली इस साल लॉन्च किया गया, 3rd ये बेसिकली मून मिशन है जो कि लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। एंड दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। सेल्फी विद डॉटर टू फोकस ऑन सेक्स वर्कर्स इन G20 कंट्रीज। तो जो सेल्फी विद डॉटर है, विच इज़ अ सोशल मीडिया कैंपेन, इट हैज़ नाउ सेक्स वर्कर्स एज इट्स थीम for current year to put the spotlight on the issues of this community among the participating countries in G20, ठीक है ना। तो G20 में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा विद द सेल्फी विद द डॉटर कैंपेन। तो सेल्फी विद डॉटर याद कर रखेगा कि हरियाणा से स्टार्ट हुआ था, बीबीपुर विलेज से सरपंच वहाँ पे सुनील जगलान ने स्टार्ट किया था 2015 में, ठीक है ना, तो याद रखेगा। आज के दिन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एडिटोरियल आप मत पढ़िएगा, नाइदर दिस नॉर दिस, है ना, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि दे विल नॉट बी आस्क्ड इन योर यूपीएससी एग्जाम में, किसी भी तरीके से नहीं आएंगे, है ना। ये दे विल नॉट इंक्रीज योर नॉलेज एज वेल, तो डोंट गो फॉर दैट, है ना, इस तरह से इसको देखिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑन सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब अभी आप सबको पता होगा कि रूटीनली जो हियरिंग्स होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो ओपनली दिए जाते हैं। बट कई बार गवर्नमेंट क्या बोलती है कि दिस इज़ वेरी सीक्रेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, और ये सब चीज़ें बोल करके वो सील्ड कवर में अपने आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, है ना। मतलब अपोजिट पार्टी तक को नहीं पता चलता कि क्या चीज़ है, तो वो कहलाता है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसके ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है, बहुत ज़्यादा वो ले नहीं रहे इन सारी चीज़ों को। इसके पहले हालांकि कई बार सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस, राफेल जेट का डील हो, चाहे असम का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का केस हो, अयोध्या डिस्प्यूट हो, गुजरात पुलिस फेक इनकाउंटर केस हो, नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक रिलीज के ऊपर केस हो, इन सब में सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस में गया है। रूल 7 अगर आप देखें, ऑर्डर 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 का, तो ये प्रोवाइड करता है दैट चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट कैन थ्रू अ जुडिशियल ऑर्डर डायरेक्ट एनी डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल इन अ सील्ड कवर इफ पब्लिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स इज कंसीडर्ड टू बी नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। मतलब ऐसा लगता है अगर, तो रूल 7 जो है ऑर्डर 13 का, सुप्रीम कोर्ट रूल 2013, ये प्रोवाइड करता है कि सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल सकता है। सेक्शन 123 जो है एविडेंस एक्ट 1872 का, वो प्रोवाइड करता है दैट government should give prior permission to a person who wants to give evidences derived from unpublished official records relating to any affairs of the state। तो ये भी एक important चीज़ है। अब Supreme Court is now witnessing a turnaround. The court during the Media One telecast ban hearing orally observed that the government should claim a specific privilege in an affidavit and explain the extenuating circumstances to keep documents secret from the other party। मतलब कि उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या रीजंस हैं कि उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सील्ड कवर में देने पड़ रहे हैं, है ना, क्या रीज़न है कि आपको वो हाइड करना है। इवन अब उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया है कि देखो यहाँ पे लिखा भी है, समरी में बहुत अच्छे से लिखा है, now it will be the court has said that it will be the burden would lie on the government to prove that the sharing redacted copies of the order would prove detrimental to national security and public order। तो मतलब अब गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया क्यों आप ये कॉपी सील्ड कवर में डाल रहे हो, और अगर ये कॉपीज किसी के दूसरे के हाथ में लग गई तो क्यों ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ही सील्ड कवर रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं रखा जाएगा।
हाउ इज़ इंडिया एड्रेसिंग सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। यहाँ याद रखिएगा जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। अब देखो क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारा इस बार का बजट था उसमें बात की गई थी कि सिकल सेल अनीमिया को 2047 तक बैन करना है, बंद करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखो सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन जो रहता है उसका काम है कि ब्लड को कैरी करना पूरे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में। अब इसके 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा प्रोटीन यूनिट्स होती हैं और 2 जो होती हैं वो बीटा होती हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है तो जो बीटा सब यूनिट है उसमें कुछ मैल फंक्शनिंग क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है ना। और उस कारण से जो शेप है ब्लड सेल का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, लाइक अ सिकल, मतलब कि राउंड से वो सिकल है, वैसे राउंड होती है लेकिन अब फिर सिकल शेप में होती है। राउंड अगर है तो उनका ट्रांसपोर्ट ईजी है, लेकिन अगर सिकल है तो क्या होता है, सिकल सेल में क्या होता है, एक तो उसकी सिकल सेल की लाइफ कम रहती है, दूसरा ये ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है, तीसरा ये जो दूसरी राउंड शेप की है उनको, राउंड वाली शेप वाली को भी ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है, काट देता है और सिकल के रूप में कर देता है, शेप में कर देता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और यही ऑब्स्ट्रक्शन, यही शॉर्टेज है, ये क्रॉनिक अनीमिया, पेन, फटीग, एक्टिव चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें क्रिएट करना शुरू करती है और फिर सिकल सेल एनीमिया जो है वो उसको बोलते हैं कंडीशन को। अब वैसे तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ऑब्वियस सी बात है इसको ठीक करने की, कंप्लीटली एलिमिनेट करना काफ़ी टफ रहता है ना, लेकिन आप जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये भी एक चीज़ देखी गई कि इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़, प्लस इट इज़ प्रिवेलेंट इन दोज कम्युनिटीज़ वेयर एंडोगैमी इज़ प्रिवेलेंट, मतलब जो आपस में शादियाँ होती है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, कंप्लीट एलिमिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैंने आपको बता दिया। और इसमें दिक्कत ये होती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है या ब्लड डोनेशन किया जा सकता है पूरा, जिसमें आरबीसी चेंज करो, लेकिन डोनर्स इतने कम है कि वो हो नहीं पाता, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आप यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे तो ऐसी न्यूज़ नहीं दिख रही है मुझे, यहाँ पे भी नहीं दिख रही है। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं बची जो आपको जानना ज़रूरी हो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।